डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 16 के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, प्रीवियसली इस चैप्टर के हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ मसल, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल एंड हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल, रिगर मोर्टिस, यहाँ तक हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा जिक्र कैल्शियम आयन का आता है, उसको हमने लास्ट लेक्चर में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था क्योंकि यहाँ पर उसको इन डिटेल डिस्कस किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 41 है उसको पढ़ने जा रहे हैं और इसका टाइटल है कंट्रोलिंग द एक्टिन एंड मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयन। कि एक्टिन मायोसिन जो थिक और थिन फिलामेंट हैं वो कैल्शियम आयन की मौजूदगी में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इस टॉपिक को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सारी वर्किंग को हम एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रख लें कि जितने भी हमारे मसल्स हैं उन सब तक जो नर्व इम्पल्स या सिग्नल पहुंचते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए पहुंचते हैं और मोटर न्यूरॉन्स मसल्स या जो दूसरे और भी कोई इफेक्टर ऑर्गन है बॉडी के, उन सब तक पैगाम लेकर जाते हैं और ये पैगाम नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में होता है। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक मोटर न्यूरॉन है जो कि नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर आ रहा है। मोटर न्यूरॉन ये भी एक मोटर न्यूरॉन और उसका टर्मिनल एंड है। मोटर न्यूरॉन का वो टर्मिनल एंड जो किसी मसल या इफेक्टर तक पहुंचता है, ये न्यूरॉन का वो पार्ट होता है जो कि इनका एक्सोनल एंड होता है, एक्सोनल पार्ट होता है। और इसके जो मसल सेल की मेम्ब्रेन है इसको आप देख सकते हैं, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं सार्कोलीमा। द मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज़ नोन एज सार्कोलीमा। सार्कोलीमा अंदर की तरफ बेंड हो जाती है, इनवेजिनेट हो जाती है और ये बनाती है टी टिब्यूल। टी टिब्यूल ये बनाती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक मोटर न्यूरॉन है, ये भी एक मोटर न्यूरॉन है और ये इनके एक्सोनल एंड हैं। अब ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये मोटर न्यूरॉन क्या लेकर आ रहे हैं, नर्व इम्पल्स। जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आता है इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। इस नर्व इम्पल्स को डीपोलराइजेशन भी कहा जा सकता है, डीपोलराइजेशन। तो नर्व इम्पल्स कह दें, डीपोलराइजेशन कह दें, एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मैं कुछ नंबर्स भी साथ साथ लिखता जाता हूँ कि मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो सबसे पहला इवेंट है वो है नर्व इम्पल्स या इस डीपोलराइजेशन का मोटर न्यूरॉन के एक्सोनल एंड तक पहुंचना। देखें, जब ये मोटर न्यूरॉन कोई मैसेज कन्वे नहीं कर रहा होगा तो ये रेस्टिंग कंडीशन में होगा। जब ये मैसेज कन्वे कर रहा है तो ये डीपोलराइज्ड है, इसके चार्जेस उलट गए हैं, इसमें नर्व इम्पल्स आ रही, और नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, एक इलेक्ट्रिकल करंट है। अब इसकी मेम्ब्रेन का ये जो आखिरी सिरा आपको नज़र आ रहा है मोटर न्यूरॉन की, यहाँ पर कुछ गेट्स लगे होते हैं। इन गेट्स को हम कहते हैं कैल्शियम गेट्स। ये गेट कहलाते हैं कैल्शियम गेट। एक बार डियर स्टूडेंट्स याद रखनी है आपने कि जहाँ पर भी आप वर्ड पढ़ेंगे ना किसी गेट का, तो इसका मतलब होगा ये पैसिवली ऑपरेट करेगा, विदाउट एनर्जी, विदाउट एटीपी काम करेगा। जिस जगह पर आप किसी जगह लाइक लिखा होता है कैल्शियम पंप, सोडियम पंप, तो पंप हमेशा ऑपरेट करते हैं एक्टिवली विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, एनर्जी। तो ये क्योंकि कैल्शियम गेट है, ऑब्वियसली ये कैसे ऑपरेट करेगा, पैसिवली ऑपरेट करेगा। और यहाँ हम लिख भी देते हैं कि ये कैसे काम करता है, ये पैसिवली वर्क करता है विदाउट एटीपी। तो दूसरा इवेंट ये होगा, इसको मैं नंबर 2 लिख रहा हूँ, कि कैल्शियम आयन डिफ्यूज़ करके
सेल के बाहर से मोटर न्यूरॉन के एक्सोनल एंडिंग के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मोटर न्यूरॉन है, ये उसकी एक्सोनल एंडिंग है, ये भी मोटर न्यूरॉन है। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रोसेस शुरू कब होगा? जब ये मोटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स लेके या डीपोलराइजेशन लेके इस एक्सोन के टर्मिनल एंड तक पहुंचेगा। जैसे ही इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, मोटर न्यूरॉन की मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी तो दूसरा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा इवेंट का मतलब ये है कि कैल्शियम गेट ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम गेट के ओपन होने से कैल्शियम आयन डिफ्यूज करके मोटर न्यूरॉन्स के अंदर चले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा इवेंट होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ ये मेम्ब्रेन्स की शक्ल में वेसिकल्स मौजूद होंगे। इन वेसिकल्स के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद हैं इनको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट, तीसरा इवेंट क्या होगा? ये कैल्शियम आयन क्या करेगा? ये कैल्शियम आयन तीसरा इवेंट कॉज करेगा और वो तीसरा इवेंट ये है कि कैल्शियम आयन की मौजूदगी में ये वेसिकल्स इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है जो एक्सोन की बिल्कुल आखिर की मेम्ब्रेन है, इसको कहा जाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसके साथ फ्यूज्ड हो जाएंगे। और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जैसे ही ये वेसिकल फ्यूज्ड होंगे और किसकी प्रेजेंस में फ्यूज्ड होंगे? कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फ्यूज्ड होंगे। इसको हम कहेंगे इवेंट नंबर 3। और इसके नतीजे में ये जो केमिकल सब्सटेंसेस इस गैप के अंदर रिलीज़ हुए हैं इनको कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये मसल्स का जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसका नाम है एसीटाइल कोलिन। एसीटाइल कोलिन यहाँ पर रिलीज़ होगा जो कि एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। तो डियर स्टूडेंट, सीक्वेंस से हम इसको लेकर चल रहे हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू कब होगा? जब मोटर न्यूरॉन या उनके एक्सोन जो हैं इनमें क्या पहुंचेगी? नर्व इम्पल्स डीपोलराइजेशन। दूसरा इवेंट, ये नर्व इम्पल्स डीपोलराइजेशन कैल्शियम गेट को ओपन करेगी जिसकी वजह से कैल्शियम आयन पैसिवली मोटर न्यूरॉन में दाखिल होंगे। 2 इवेंट हो गए। तीसरा इवेंट, कैल्शियम आयन वेसिकल्स को जिनके अंदर एसिटाइल कोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद हैं प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ फ्यूज करेंगे और ये साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर इस गैप में रिलीज हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस गैप को क्या नाम दिया जाता है? इस गैप को कहा जाता है NMJ। NMJ का मतलब होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यानी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन और मसल की मेम्ब्रेन ऐसे जुड़ी नहीं हुई, इनके दरमियान एक गैप है और ये साइनैप्स भी इसको कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। NMJ, N स्टैंड्स फॉर न्यूरो, M स्टैंड फॉर मस्कुलर एंड J स्टैंड फॉर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में जो कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन और मसल की मेम्ब्रेन के बिटवीन गैप है, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होगा जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। इसके बाद 4th इवेंट होगा और वो चौथा इवेंट ये होगा कि ये जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, ये सार्कोलीमा, ये सारी मेम्ब्रेन का नाम क्या है? सार्कोलीमा। और ये सार्कोलीमा मुख्तलिफ जगहों पर इनवेजिनेट हुई है। इनवेजिनेट कहते हैं इसके इनवर्ड, अंदर की तरफ बेंड करने को, इनवेजिनेट। और इसकी इनवेजिनेशन को नाम दिया जाता है टी टिब्यूल्स। टी का मतलब है ट्रांसवर्स टिब्यूल। अब ये बहुत सारी टी टिब्यूल्स हैं, 1 2 3, और इन सारी टी टिब्यूल्स को कलेक्टिवली कहा जाता है टी सिस्टम। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स सार्कोलीमा पर या टी टिब्यूल्स पर मौजूद रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा। यहाँ पर क्या मौजूद हैं? रिसेप्टर्स। जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर सार्कोलीमा के रिसेप्टर्स पर बाइंड करेगा या टी टिब्यूल्स में मौजूद रिसेप्टर्स पर बाइंड करेगा, जो डीपोलराइजेशन हो रही थी आई थी मोटर न्यूरॉन के ज़रिए, वही डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी इस सार्कोलीमा में। यहाँ पर लगे होते हैं सोडियम गेट। 5वां इवेंट क्या होगा? यहाँ लगे होते हैं सोडियम गेट।
ये सोडियम गेट ओपन होंगे, जिसकी वजह से सोडियम इन सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ करेगा। ये डियर स्टूडेंट्स पांचवा पॉइंट है। जैसे ही ये सोडियम सार्कोलीमा में के थ्रू या टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू मसल सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ करेगा तो मसल सेल्स की मेम्ब्रेन भी डीपोलराइज होना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर भी चार्जेस उलटना यानी नर्व इम्पल्स पैदा हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट ये होगा कि डियर स्टूडेंट्स ये जो टी ट्यूब्यूल्स हैं, these T tubules are connected with the cisternae। सिस्टर्नी कहते हैं मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, मगर मसल सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको नाम दिया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये बल्कि MCQ भी पूछा जाता है कि मसल सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है, तो मसल सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये होता है SER टाइप का। SER का मतलब होता है स्मूथ टाइप का, यानी SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होता है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टी ट्यूब्यूल है, इसके दोनों साइड पर ये मौजूद हैं सिस्टर्नी, तो ये मिलकर बनाते हैं ट्राइएड। ट्राइएड, ट्राई का मतलब तीन होता है, इस ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है ट्राइएड। इसमें 1 टी ट्यूब्यूल शामिल होती है इसमें, प्लस 2 इसमें इंक्लूडेड होती हैं सिस्टर्नी। 2 सिस्टर्नी और 1 टी ट्यूब्यूल मिलकर बनाते हैं ट्राइएड। तो डियर स्टूडेंट्स दोबारा से इसको एक नज़र देखें अगर, तो जो नर्व इम्पल्स नंबर 1 इवेंट क्या था, नर्व इम्पल्स या डीपोलराइजेशन, वो कौन लेकर आए थे, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जैसे ही नर्व इम्पल्स लेके इस टर्मिनल एंड तक पहुँचे तो यहाँ पर नंबर 2 इवेंट क्या हुआ, कैल्शियम गेट ओपन हो गए, जिसके नतीजे में कैल्शियम सेल के अंदर डिफ्यूज़ कर गया। कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में तीसरा इवेंट क्या होगा, वेसिकल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज्ड हुए और ये वेसिकल इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इस गैप में रिलीज हो गए। 3 इवेंट हो गए। चौथा इवेंट ये था कि ये न्यूरोट्रांसमीटर जिसका यहाँ पर नाम एसिटाइलकोलिन है, ये सार्कोलीमा या टी ट्यूब्यूल्स के रिसेप्टर पर बाइंड किया, जिसकी वजह से इसमें सोडियम गेट ओपन हो गए और सोडियम भी सेल के अंदर आना शुरू हो गए, यानी ये सार्कोलीमा की डीपोलराइजेशन हो गई, इसमें नर्व इम्पल्स आ गई। अब ये नर्व इम्पल्स इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंच गई है। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी लगे हुए हैं कैल्शियम गेट। ये कैल्शियम गेट ओपन हुए, कैल्शियम गेट ओपन हुए, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन आ गया साइटोसोल में। साइटोसोल कहते हैं सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को। तो डियर स्टूडेंट 5वें इवेंट के बाद जो 6th नंबर पर इवेंट होगा वो होगा 5वां इवेंट हुआ कि सोडियम आयन डिफ्यूज़ करके सेल के अंदर आ गए। छठा इवेंट ये हुआ कि ये जो टी ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी है या सार्कोलीमा है, इनके अंदर भी क्या हो गई, डीपोलराइजेशन हो गई, इनमें भी नर्व इम्पल्स पैदा हो गई। उसके बाद इसका 7वां इवेंट ये हुआ कि इस सिस्टर्नी के कैल्शियम गेट ओपन हुए और कैल्शियम आयन डिफ्यूज़ करके आ गए साइटोसोल में। 8वां इवेंट इसमें ये होगा कि दीज कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन। ये जिस प्रोटीन को बाइंड करेंगे उसका नाम है ट्रोपोनिन। तो डियर स्टूडेंट्स ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कैल्शियम आयन के लिए बाइंडिंग साइट जिस प्रोटीन पर होती है उसे कहते हैं ट्रोपोनिन। बेसिकली ट्रोपोनिन प्रोटीन पर 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, 1 फॉर कैल्शियम आयन, 1 फॉर ट्रोपोमायोसिन एंड अदर फॉर एक्टिन। तो जैसे ही ये कैल्शियम आयन बाइंड करेगा ट्रोपोनिन प्रोटीन को, तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा कि इसके नतीजे में ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन की शेप में चेंज आएगा और इस शेप में चेंज के नतीजे में एक्टिन और मायोसिन, अब मायोसिन की बाइंडिंग साइट एक्टिन पर है और एक्टिन की बाइंडिंग साइट मायोसिन पर है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, दे गेट अटैच
और हम कहेंगे कि क्रॉस ब्रिज बन गया है, क्रॉस ब्रिज अटैच हो गया। आप इसको 2-3 नाम ले सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक्टिन मायोसिन जुड़ गए, क्रॉस ब्रिज अटैच या एस्टेब्लिश हो गए, थिक और थिन फिलामेंट जुड़ गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन का क्या रोल है। ये ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन को आप 2 तरह से इसको पढ़ेंगे। एक इसमें हम देखेंगे ये प्लस का मतलब है कि कैल्शियम प्रेजेंट है, माइनस का मतलब है कि कैल्शियम एब्सेंट है। तो डियर स्टूडेंट, अगर तो कैल्शियम प्रेजेंट हो तो जो रोल हमने अभी देखा वो ये करेंगे, यानी अगर कैल्शियम आयन आ जाएगा, कैल्शियम तो बाइंड करेगा ट्रोपोनिन को, मगर कैल्शियम के ट्रोपोनिन के बाइंड करने से चेंज आएगा ट्रोपोमायोसिन में, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के आगे से हट जाएगी और एक्टिन मायोसिन के साथ जुड़ जाएगी, थिक और थिन फिलामेंट जुड़ जाएंगे, क्रॉस ब्रिज इस्टेब्लिश हो जाएंगे। अगर कैल्शियम आयन प्रेजेंट ना हुआ, इस कैल्शियम ये नहीं है, ट्रोपोनिन को बाइंड नहीं किया, तो फिर ट्रोपोमायोसिन यानी विदाउट कैल्शियम की एब्सेंस में क्या करेगी, इसकी शेप ब्लॉक कर देगी एक्टिन को। एक्टिन को इस तरह ब्लॉक करेगी कि मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ ना सके। यानी आप यूं कह लें कि अगर आपसे कहा जाए कि वो कौन सी प्रोटीन है जो एक्टिन पर, थिन फिलामेंट पर मायोसिन की बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देती है या क्रॉस ब्रिज को बनने नहीं देती कैल्शियम की एब्सेंस में, तो उस प्रोटीन का नाम होगा ट्रोपोमायोसिन। और कैल्शियम की प्रेजेंस में ये अलाउ करती है कि थिक और थिन फिलामेंट जुड़ जाएं, और कैल्शियम की एब्सेंस में ये थिक और थिन फिलामेंट को जुड़ने नहीं देती। और कौन सी प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन। बट यहाँ पर आपने याद रखना है कि कैल्शियम की बाइंडिंग साइट ट्रोपोमायोसिन पर नहीं है, कैल्शियम की बाइंडिंग साइट ट्रोपोनिन पर है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कैल्शियम आयन मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान किस प्रोटीन को बाइंड करते हैं, तो आप कहेंगे ट्रोपोनिन को बाइंड करते हैं। या अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैल्शियम की एब्सेंस में कौन सी प्रोटीन थिक और थिन फिलामेंट को जुड़ने नहीं देती, तो फिर आप कहेंगे ट्रोपोमायोसिन। या कैल्शियम की प्रेजेंस में कौन सी प्रोटीन थिक और थिन फिलामेंट को जुड़ने देती है, मायोसिन एक्टिन को जुड़ने देती है, क्रॉस ब्रिज बनने देती है। प्रेजेंस में ट्रोपोमायोसिन क्रॉस ब्रिज बनने देगी कैल्शियम की, और एब्सेंस में कैल्शियम की ये बनने नहीं दे। बट कैल्शियम की बाइंडिंग साइट किस पर है, ट्रोपोनिन पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल सारे इवेंट्स थे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हैं। फिर इसमें हम एक बार आपको बता दें कि नर्व इम्पल्स लेकर, डीपोलराइजेशन लेकर कौन आएगा, मोटर न्यूरॉन, उसका एक्सोन। जैसे ही ये मोटर न्यूरॉन डीपोलराइज होगा, नंबर 2 इवेंट होगा, कैल्शियम आयन ओपन, कैल्शियम गेट ओपन होंगे, कैल्शियम पैसिवली डिफ्यूज करके मोटर न्यूरॉन में चला जाएगा। कैल्शियम मोटर न्यूरॉन में जाके क्या करेगा, तीसरा इवेंट, ये वेजिकल्स की जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन करवा देगा। जैसे ही ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज्ड होंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर एक्सोसाइटोसिस के जरिए इस गैप में रिलीज हो जाएंगे, और इस गैप का नाम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फोर्थ इवेंट ये होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज हुए वो सार्कोलीमा या टी ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन में डिफ्यूज करेंगे, यहाँ पर रिसेप्टर्स को बाइंड करेंगे। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर मसल सेल की मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, इनके सोडियम गेट ओपन हो जाएंगे और सोडियम मसल सेल के अंदर डिफ्यूज करेगा, जिसकी वजह से वो नर्व इम्पल्स जो मोटर न्यूरॉन में थी, वो नर्व इम्पल्स मसल सेल्स की मेम्ब्रेन में स्टार्ट हो जाएगी। अब ये टी ट्यूब्यूल्स जो हैं ये कनेक्टेड हैं विद सिस्टर्नी, एक टी ट्यूब्यूल और 2 सिस्टर्नी मिलकर ट्राइड बनाते हैं। ये डीपोलराइजेशन जैसे ही सिस्टर्नी ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचेगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके कैल्शियम गेट ओपन हो जाएंगे। इसको इवेंट नंबर 7 हम बोलेंगे। जैसे ही कैल्शियम आयन साइटोसोल में आएगा, ये एक प्रोटीन को बाइंड करेगा जिसका नाम है ट्रोपोनिन, जिसकी वजह से शेप में चेंज आएगा ट्रोपोमायोसिन की, थिक और थिन फिलामेंट जुड़ जाएंगे। वो 5 चेंजेस जो हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में पढ़े थे वो आ जाएंगे, यानी ए बैंड की लेंथ चेंज नहीं होगी, आई बैंड छोटा हो जाएगा, एज जोन डिसअपीयर हो जाएगा, जी लाइन एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, सार्कोमियर शॉर्टर हो जाएगा। ये एक सार्कोमियर में जो चेंज आएगा ये तमाम मसल सेल के अंदर ऑब्जर्व किया जाएगा, तो ओवरऑल पूरा मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 1-2 MCQ के पॉइंट हैं वो आपको बताने हैं कि ये टी ट्यूब्यूल्स कहाँ पर होते हैं। ये टी ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं नियर द जंक्शन ऑफ आई एंड ए बैंड।
टी टिब्यूल्स कहाँ बनते हैं? टी टिब्यूल्स यानी इन्वेजिनेशन कहाँ पर होती है? जहाँ पर ए एंड आई बैंड का जंक्शन हो, या ये किधर होते हैं? और नियर जी लाइन, जी लाइंस पर होते हैं। तो टी टिब्यूल्स किधर होते हैं? मसल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में, जहाँ पर जी लाइंस हो या जहाँ पर आई और ए बैंड का जंक्शन हो, ये वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके बाद दूसरी एक और टर्म है इसके हवाले से जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मोटर यूनिट क्या होता है। ये बुक में लिखा भी होगी टर्म मोटर यूनिट। मोटर यूनिट का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि एक सिंगल मोटर न्यूरॉन जितने भी मसल फाइबर्स के साथ कनेक्टेड हो, ये मिलकर बनाएंगे मोटर यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल एंड है, ये भी मोटर न्यूरॉन का टर्मिनल एंड है। अब मोटर न्यूरॉन की इस तरह से जब ये न्यूरॉन आता है तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। अब इसकी फॉर एग्जांपल 10 ब्रांचेज हैं, 20 ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच के साथ एक एक सेल जुड़ा हुआ है। ये इस एग्जांपल में 3 ब्रांचेज हैं और 3 सेल। तो जब ये मोटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स लेकर आएगा तो एक मोटर न्यूरॉन के साथ अगर 3 मसल सेल कनेक्टेड है तो ये एक मोटर यूनिट है। 10 सेल कनेक्टेड होते 10 मोटर यूनिट होते। तो डिफाइन कैसे करेंगे? अ सिंगल मोटर न्यूरॉन फॉर्मिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसको आप इनरवेटेड भी कह सकते हैं। इफ अ सिंगल मोटर न्यूरॉन फॉर्मिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और इनरवेटेड विद मसल फाइबर्स विल फॉर्म अ मोटर यूनिट, वो एक मोटर यूनिट बनाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जब एक न्यूरॉन नर्व इम्पल्स लेकर आएगा तो उसके साथ जितने सेल कनेक्टेड हैं उन सब में यही चेंज आएगा, वो सब के सब सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह मोटर यूनिट का मतलब है कि एक मोटर न्यूरॉन जितने मसल फाइबर के साथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना रहा है, जितने मसल फाइबर को इनर्वेट कर रहा है, ये एक मोटर यूनिट है। दूसरा मोटर न्यूरॉन दूसरा मोटर यूनिट बनाएगा, तीसरा। इस तरह जितने न्यूरॉन्स होंगे वो जितने सेल्स के साथ कनेक्टेड हैं उतने ही मोटर यूनिट्स फॉर्म होंगे। और यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स लेकर आएंगे उतने ज़्यादा मोटर यूनिट्स पार्टिसिपेट करेंगे इन कॉन्ट्रैक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस टॉपिक के एंड में एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन का पॉइंट है, वो है ऑल और नन प्रिंसिपल। ऑल और नन प्रिंसिपल में देखें, अगर हम बात करते हैं, जैसे ये हमारा बाइसेप का मसल है, अभी रिलैक्स है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट और फुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यानी मसल थोड़ा भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ज़्यादा भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो कब मसल कम कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने सेल्स या फाइबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन कॉन्ट्रैक्शन। जितने ज़्यादा सेल पार्टिसिपेट करेंगे उतनी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितने कम करेंगे उतनी कॉन्ट्रैक्शन कम। अब यहाँ इसके हवाले से एक एमसीक्यू बनता है, आप बुक की लाइनों में पढ़ भी सकते हैं। डिग्री ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द पार्टिसिपेशन ऑफ। तो ये किसकी पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ मसल फाइबर्स की। अच्छा, अब आपको पता है कि फाइबर सेल को कहते हैं, उसके अंदर होते हैं फिब्रिल्स। अब एक सेल को अगर नर्व इम्पल्स मिली है तो ये नहीं है उसके अंदर हज़ारों सार्कोमियर हैं, हज़ारों मायोफिब्रिल्स और फिलामेंट। ये नहीं है कि कोई सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करेगा कोई नहीं करेगा। जब एक मसल सेल को नर्व इम्पल्स मिलेगी उसके अंदर फिब्रिल और फिलामेंट सारे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या कोई भी नहीं करेगा। यानी हम ऑल और नन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि इन अ मसल फाइबर वेदर ऑल द मायोफिब्रिल्स और फिलामेंट्स will participate contraction और none of them will participate in contraction। यानी जो एक सेल के अंदर मायोफिब्रिल और फिलामेंट हैं वो सारे ही कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होंगे या कोई भी नहीं होगा। इसको हम कहते हैं ऑल और नॉन प्रिंसिपल। यानी जबकि जो मसल की ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन है वो ऑल और नॉन प्रिंसिपल पे बेस नहीं करती। मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है तो ज़्यादा फाइबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम कॉन्ट्रैक्ट है तो कम फाइबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक था कि किस तरह एक्टिन और मायोसिन को कैल्शियम आयन कंट्रोल करते हैं। तो इसमें हमने डिटेल से इन इवेंट्स को देखा। अब अगर आप इस डायग्राम को इसके साथ बना लें तो होपफुली आपके इसमें सारे ये आपको टॉपिक समझ भी आ जाएगा और सारे क्वेश्चंस आप इसके एमसीक्यू वगैरह अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर पाएंगे। अब छोटे छोटे से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट इसके बाद इस टॉपिक के हवाले से कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है।
एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके हवाले से याद रख लें, एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्रॉस ब्रिजेस को डिटैच करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी सेल्स इस्तेमाल करते हैं एटीपी की फॉर्म में। तो ये बात याद रख लें कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसने एनर्जी देनी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एटीपी है। अब ये एटीपी हाइड्रोलाइज होगा और ये चेंज हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इसकी एनर्जी को मसल्स यूज़ कर लेंगे। और इसको हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम को कहा जाएगा एटीपेज एंजाइम। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि ये एटीपी जो है इसका सोर्स कौन हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है, एक तो ये है कि कुछ एटीपी स्टोर्ड होंगे मसल सेल के अंदर जो पहले से ही मौजूद होंगे। सबसे पहले तो ये वाले एटीपी यूज़ होंगे जो मसल सेल्स के अंदर स्टोर्ड हैं, इनको हम नंबर 1 लिखते हैं। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है तो वो एटीपी यूज़ करता है, तो पहले नंबर पर वो एटीपी यूज़ करेगा जो उसके अंदर, सेल के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर एटीपी आएंगे वो आएंगे ग्लूकोज की एरोबिक रेस्पायरेशन से। इसके बाद ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एरोबिकली रिस्पायर करेंगे और उसके नतीजे में जो एटीपी पैदा होंगे सेल्स उनको इस्तेमाल करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, याद रख लें कि ये एरोबिक रेस्पायरेशन एज लॉन्ग एज चलेगी जब तक एटीपी अवेलेबल, जब तक ऑक्सीजन अवेलेबल है। जब कोई मसल बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि एटीपी अनअवेलेबल हो जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पर जो इसका सोर्स यूज़ किया जाएगा वो ये होगा कि एक मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं केराटिनिन फॉस्फेट। अब ये केराटिनिन फॉस्फेट इटसेल्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी नहीं देगा, बल्कि ये क्या करेगा कि ये चेंज हो जाएगा केराटिनिन के अंदर और ये अपना फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड कर देगा एडीपी को, और ये एडीपी चेंज हो जाएगा एटीपी के अंदर। तो बहरहाल केराटिनिन फॉस्फेट भी किसका सोर्स बना? एटीपी का सोर्स बना। केराटिनिन फॉस्फेट ने अपना फॉस्फेट ग्रुप किसको प्रोवाइड किया? एडीपी को, और वो चेंज हो गया एटीपी में, और ख़ुद ये किस में चेंज हो गया? केराटिनिन में चेंज हो गया। तो इस तरह एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज के टूटने से भी क्या हासिल होंगे? एटीपी। केराटिनिन फॉस्फेट के हाइड्रोलाइज होने से भी क्या हासिल होंगे? एटीपी। और कुछ एटीपी सेल्स के अंदर स्टोर्ड होंगे। अगर ये स्टोर्ड एटीपी भी ख़त्म हो जाते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाती है, केराटिनिन फॉस्फेट का लेवल भी कम हो जाता है, तो फिर मसल टेम्परेरली शिफ्ट हो सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और इसमें क्या होगा कि मसल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और कुछ इसके नतीजे में एटीपी पैदा होंगे और ग्लूकोज इसके नतीजे में किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड में। और इस लैक्टिक एसिड का सेल्स के अंदर इकट्ठा होना ये कॉज करेगा मसल फटीग। ये मसल फटीग का बाइस बनेगा, और जितना एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में लैक्टिक एसिड बनेगा, इसका 1/5 लैक्टिक एसिड एरोबिकली टूट के बाकी 4/5 एनर्जी देगा और 4/5 लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा अगेन इनटू ग्लूकोज। तो इस तरह वो जो मसल फटीग के इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं कि जब मसल्स ग्लूकोज को एनारोबिकली तोड़ते हैं तो एटीपी हासिल होते हैं, उसके साथ क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इवेंचुअली मसल्स में से ख़त्म कैसे होता है कि जितना भी लैक्टिक एसिड होगा उसका 5वां हिस्सा 1/5 कैसे टूटेगा? एरोबिकली, और प्रोवाइड करेगा एनर्जी, और रिमेनिंग 4/5 को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। इस तरह लैक्टिक एसिड मसल्स में से ख़त्म हो जाएगा।
अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि ग्लूकोज एरोबिकली भी यूज़ होता है, एनएरोबिकली भी। और ग्लूकोज सेल्स में आएगा कहाँ से? ग्लाइकोजिन की हाइड्रोलिसिस से, यानी ग्लाइकोजिन हाइड्रोलाइज होके ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। इनिशियली वो ग्लूकोज एरोबिकली टूटता है, अगर ऑक्सीजन अनअवेलेबल हो तो एनएरोबिकली भी टूट सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एटीपी है। एटीपी का सोर्स कौन हो सकते हैं? पहले नंबर पर वो एटीपी हैं जो मसल सेल्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, स्टोर्ड हैं, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होंगे। फिर दूसरे नंबर पर वो एटीपी जो ग्लूकोज के एरोबिकली टूटने से आते हैं, वो एटीपी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तीसरे नंबर पर केराटिनिन फॉस्फेट अपना फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करके एडीपी को चेंज करेगा एटीपी में, तो ये एटीपी जो केराटिनिन फॉस्फेट से आते हैं ये भी यूज़ हो सकते हैं। जब मसल्स में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाए, अनअवेलेबिलिटी हो जाए, तो ग्लूकोज एनएरोबिकली टूटकर एटीपी प्रोवाइड करेगा और इन एटीपी के साथ साथ लैक्टिक एसिड भी बनेगा। ये लैक्टिक एसिड का 1/5 बाद में एरोबिकली टूट के रिमेनिंग 4/5 को कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लूकोज। तो इस तरह ये लैक्टिक एसिड मसल में ख़त्म हो जाएगा और इसके इफेक्ट भी ख़त्म। जब भी सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी, ये प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम ग्लाइकोजन। नेक्स्ट एक और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है इसके हवाले से, वो है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल सेल्स, कि मसल सेल्स पर एक्सरसाइज के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो एक्सरसाइज करने से मुराद है एरोबिक एक्सरसाइजेज, जिसमें स्विमिंग, फास्ट वॉकिंग या जॉगिंग जिसमें शामिल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके नतीजे में मसल्स में क्या चेंजेस आते हैं, इनको हम कहेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स, के एक्सरसाइज के मसल्स पर क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो नंबर 1 इसमें यह है कि जब कोई पर्सन कोई जॉगिंग, स्विमिंग या फास्ट ब्रिस्क वॉक वगैरह करता है, एरोबिक एक्सरसाइज करता है, तो ग्रेजुअली कैपिलरीज अराउंड मसल सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। कैपिलरीज बढ़ने का मतलब होगा कि मसल्स के गिर्द ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब होगा कि मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगी। यानी ऐसे मसल्स जिनके गिर्द कैपिलरीज़ की तादाद ज़्यादा है, ब्लड ज़्यादा आएगा और ज़्यादा ब्लड के ज़रिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन भी ज़्यादा आएगी। और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन जो कि एनर्जी को जमा करते हैं, इसके कंटेंट्स भी बढ़ जाएंगे, और ऑक्सीजन को स्टोर करने वाली प्रोटीन जिसको कहा जाता है मायोग्लोबिन, इसकी तादाद भी मसल सेल्स के अंदर बढ़ जाएगी। यानी ऐसे पर्सन जो एक्सरसाइज के आदी होते हैं, उनके मसल्स फैटीग रेजिस्टेंट हो जाएंगे, फैटीग के लिए रेजिस्टेंट हो जाएंगे। और यहाँ पर ये 2 टर्म्स हैं जिनको हम अलहदा से लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं हाइपरट्रॉफी PHY, हाइपरट्रॉफी। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होता है इंक्रीज्ड इन सेल साइज। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में जितने मसल्स बर्थ के टाइम पे होते हैं, जितने उनमें सेल्स होते हैं, थ्रू आउट लाइफ ये उतने ही रहते हैं। सेल्स की तादाद नहीं बढ़ सकती, सेल्स का साइज़ बढ़ सकता है। तो एक्सरसाइज करने से जो मसल्स का साइज़ बढ़ जाता है, वो बेसिकली मसल सेल्स का साइज़ बढ़ता है, और इसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। और इसकी एक अपोजिट टर्म है जो हमारी बुक में लिखी है, इसको कहते हैं एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होता है डिक्रीज्ड इन सेल साइज। तो अगर आप बुक के येलो बॉक्स में देखेंगे तो लास्ट में ये टर्म यूज़ की गई होगी, एट्रोफी। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म है। जब कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज करने से उसके मसल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, इसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी। और अगर कोई मसल कम्प्लीटली इमोबलाइज हो जाता है तो मसल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है एट्रोफी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें 3 मेन चीज़ों को हमने डिस्कस किया कि एक कैल्शियम आयन का रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या है,
फिर उसके बाद ऑल और नन प्रिंसिपल इसके साथ हमने डिस्कस किया, और एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इन टॉपिक को आपने इन डिटेल अच्छी तरह बुक से भी पढ़ना है और इनके MCQ शॉर्ट नोट्स से भी आपने सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच।